क्रीमी चीज के इन छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है परफेक्ट पिज्जा। इस फैक्ट्री में बन रही ट्रॉपिकल मैंगो स्मूदी से उठाइए मजा ताजा रसीले आमों का। और इन ब्राउनीज में छिपा है एक अनूठा रहस्य। लेकिन सबसे पहले बारी है इन नमकीन, नटी और खस्ता मूंगफलियों की। कई तरह के ड्रिंक्स के साथ बॉल गेम्स और पार्टीज में ये एक परफेक्ट नाश्ता है। मूंगफलियों के झाड़ तब से मौजूद हैं जब 6 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका यूरोप से टूटकर अलग हो गया था। मूंगफलियां बहुत पौष्टिक होती हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं और इसका भी प्रमाण है कि मूंगफलियां खाने से दिल की बीमारी होने की संभावना बेहद घट जाती है। और प्लांटर्स में तो मूंगफली का जलवा देखने लायक है। प्लांटर्स में इन मूंगफलियों को हमने नाम दिया है ओरिजिनल स्नैक। हम इन्हें 1900 के पहले दशक से तैयार करते आ रहे हैं। और आज इस कंपनी के सिर्फ एक रोस्टर में 5 करोड़ किलोग्राम मूंगफलियां भुन सकती हैं। ये मूंगफलियां फैक्ट्री में लगभग 100 किलोग्राम के बैगों में पहुंचती हैं। या तो वो साबुत होती हैं या फिर छिली छिलाई भुनने के लिए तैयार। सबसे पहले इन मूंगफलियों को एक हॉपर में डाला जाता है। इन मशीनों से हर 1 घंटे में लगभग 600 किलोग्राम मूंगफलियां बाहर निकलती हैं। हॉपर्स से निकलकर वो कन्वेयर बेल्ट्स पर पहुंचती हैं और वहां से रोस्टर की तरफ बढ़ती हैं। साबुत मूंगफलियों और छिली हुई मूंगफलियों के लिए अलग अलग रोस्टर्स होते हैं। लेकिन असल में हमारी छिली छिलाई मूंगफलियों के अलग अलग वेराइटीज की बाजार में भारी मांग है। उन्हें तरह तरह के कंटेनर्स या बैग से सीधे मूंगफली के रूप में निकाला जा सकता है, पर वो मिक्सेज में भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एक मिनट, मूंगफली को कई लोग काजू, बादाम, अखरोट जैसा मेवा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बीन परिवार की एक फली है। उनकी ही तरह इसमें भी दाने होते हैं। दरअसल मूंगफलियों की झाड़ियाँ होती हैं, उनके पेड़ नहीं होते। ज्यादातर मेवे पेड़ों पर लगते हैं, जबकि मूंगफलियाँ झाड़ियों में। फिर मूंगफलियों को एक टम्बलर में डाल दिया जाता है ताकि उन पर समान रूप से एक प्रीमिक्स ड्राई रोस्ट सॉल्ट मसाले की परत चढ़ जाए। उसमें पानी के साथ थोड़ा समुद्री नमक भी डाला जाता है ताकि मूंगफलियों पर मसाले की परत अच्छी तरह से चिपक जाए। टम्बलर से निकलकर अब मूंगफलियां अगली मशीन में गिरती हैं। ये मशीन तो जैसे दानव है। फैक्ट्री के कर्मचारी उसे कहते हैं बिग डैडी। ये कनाडा का सबसे बड़ा ऑयल रोस्टर है। ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है। इस मशीन में मूंगफलियों को वेजिटेबल ऑयल से नहलाया जाता है। मूंगफली के कच्चे दाने सुनहरे रंगत के दानों के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हम उन्हें थैलियों में पैक करते हैं। बिग डैडी रोस्टर हर 1 घंटे में लगभग 4500 किलोग्राम मूंगफलियां भून सकता है। ये संख्या एक दिन में लगभग 35,000 किलोग्राम तक भी पहुंच सकती है। और चूंकि ये पूरे कनाडा का सबसे बड़ा ऑयल रोस्टर है, इसलिए बिग डैडी में बहुत बड़े पैमाने पर मूंगफलियां भूनी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने पर इस मशीन में हर साल लगभग 4.5 करोड़ किलोग्राम मूंगफलियां भूनी जा सकती हैं। मूंगफलियों के भुन जाने के बाद उन पर समान रूप से मसाले की परत चढ़ा दी जाती है। बिग डैडी का काम पूरा हो जाने के बाद इन्हें पैक किया जाता है। इन मूंगफलियों को बैगों में भरकर उन्हें ग्लास लाइन पर पहुंचा दिया जाता है। 600 ग्राम की शीशे की इन बोतलों को कन्वेयर बेल्ट पर लोड कर दिया जाता है। सब बोतलों को उल्टा कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर की सारी धूल बाहर झड़ जाए। इसके बाद इन्हें फिर से सीधा कर दिया जाता है। इस बीच मूंगफलियों को अलग अलग बैचेस में तोला जाता है। ये 14 हेड वाला स्केल हर बैच को बोतलों में डालता जाता है। सिर्फ 1 मिनट में ये 100 से भी ज्यादा बोतलें भर सकता है। हम प्लांटर्स मूंगफलियों को शीशे की बोतलों में भरते हैं। मेरा ख्याल है हम कनाडा की उन बची खुची कंपनियों में से एक हैं जो आज भी शीशे की बोतलों का इस्तेमाल करती है। शीशे से मूंगफलियों के स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए न सिर्फ ये पारंपरिक है बल्कि इसकी वजह से उनका स्वाद भी एकदम ताज़ा रहता है। भरी हुई बोतलों से ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए उन पर लिक्विड नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है। साथ ही इससे मूंगफलियां लंबे समय तक टिकी रहती हैं। एक 12 हेड वाली कैपर मशीन बोतलों पर प्लास्टिक के ढक्कन लगाती जाती है। ये ढक्कन वैक्यूम सील्ड हैं और ये बोतलों से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं ताकि मूंगफलियां और ताज़ा और बेहतर रहें। फिर बोतलों पर प्लांटर्स का लेबल लगाया जाता है उसके मशहूर लोगों के साथ। प्लांटर्स की स्थापना सन 1906 में पेंसिल्वेनिया में अमेडियो ओबिची नाम के एक आप्रवासी ने की थी जो इटली के रहने वाले थे। मगर प्लांटर्स का मशहूर लोगो एक बच्चे की देन है। कंपनी शुरू होने के 10 साल बाद उसने प्लांटर्स ब्रांड के लोगों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी और उस प्रतियोगिता में
एंटोनियो जेंटिली नाम के 10 साल के स्कूल के एक बच्चे ने ये तस्वीर बनाई थी, जो कि आज दुनिया के 3 टॉप लोगोज में से एक है। इन ताजा मूंगफलियों की बोतलों को पैक करके लेबल लगाने के बाद उन्हें डिलीवरी के लिए शिपिंग डिपार्टमेंट भिजवा दिया जाता है। भले ही आप इन मूंगफलियों को छील के खाएं या किसी बार में चबाएं, इनके नमकीन स्वाद की बात ही कुछ और है। फ्रूट स्मूदीज, इनका सिर्फ एक ग्लास एकदम ताजा और 2 फल खाने के बराबर होता है। ठंडा, क्रीमी और विटामिनों से भरपूर, और स्वाद उसके तो कहने ही क्या। 70 के दशक में फ्रूट जायंट लसॉन्ट ने अपनी वेजिटेबल पैकिंग फैसिलिटी का विस्तार किया और फ्रूट ड्रिंक्स भी बनाने शुरू कर दिए। स्मूदीज आम, स्ट्रॉबेरी, केले जैसे फलों की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्यूरी से तैयार की जाती हैं। हम 150 से भी ज्यादा फलों और वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। लसॉन्ट कंपनी 30 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से फल आयात करती है। आज जिस फल को प्योरे के तौर पर प्री कुक किया गया है वो है आम, और ये यहाँ लाई गई है कंपनी के एक बेहद मशहूर प्रोडक्ट ट्रॉपिकल मैंगो को तैयार करने के लिए। फैक्ट्री में लाने से पहले ही आमों का रस और गूदा निचोड़कर उसे साफ कर लिया गया है और एक क्रीमी पेस्ट के रूप में यहाँ लाया गया है। इससे पहले कि इसे स्मूदी बनाने के लिए जूस के साथ मिलाया जाए, एक टेस्ट टेस्ट के जरिए से जांचा जाता है। यकीन कीजिए, जब वो प्यूरी आपके सामने आती है तो आप चम्मच से उसे खा सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया प्यूरी है। फिर प्यूरे को एक बहुत बड़े ब्लेंडर की तरफ रवाना किया जाता है। इस गाढ़े प्यूरे को ट्रॉपिकल स्मूदी में बदलने से पहले इसे सेब, संतरे, अनानास और नींबू के रस के साथ मिलाकर पतला किया जाता है। जब हम स्मूदीज की बात करते हैं तो हमारा मतलब उनके टेक्सचर से होता है। इसलिए आखिर में स्मूदीज सिर्फ इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि उन्हें आसानी से पिया जा सके। फिर जूस और प्योरे को एक साथ मिलाया जाता है, लेकिन उनकी एक बूंद भी बेकार नहीं होती। ये काम वैसे ही होता है जैसे हम घर में करते हैं। जी हाँ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। हर साल यहाँ ऐसा 6 अरब लीटर मिक्सचर तैयार किया जाता है। अब प्यूरे और जूस को एक साथ मिलाया जाता है। उन्हें पाइप्स के जरिए पंप करके होमोजेनाइज्ड किया जाता है। एक हाई पावर्ड मशीन उन्हें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिला देती है। इसलिए इन स्मूदीज में जूस और प्यूरे की परतें एक दूसरे से अलग नहीं होती, जैसा कि घर में बनी स्मूदीज में होता है। फिर स्मूदी को 90 डिग्री सेल्सियस से भी ऊंचे तापमान पर कुछ सेकंड तक गर्म किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाएं और वो लंबे समय तक टिक सके। वैसे भी ये स्मूदी ट्रॉपिकल मैंगो की है और आमों को तो गर्मी बहुत भाती है। अब स्मूदी पैकेजिंग रूम का रुख करती है। स्मूदी कार्टन्स लॉक करके लोड किए जाते हैं। शायद ये आपको किसी खेल की गोटियां लगे, लेकिन ये कार्टन कैप्स हैं, जिन्हें एक फनल से जूस मशीन में डाला जा रहा है। हर कार्टन के लिए एक ढक्कन। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जब स्मूदी और कार्टन का मिलन होता है। उन्हें एक इन्फेक्शन रोधी कार्टन फिलर की मदद से भरा जाता है, यानी इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी मशीनरी को एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और उसमें इंसानी हाथों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। सील होने के बाद स्मूदी कार्टन्स मानो सैनिकों की तरह मार्च करते हुए इंस्पेक्शन लाइन की तरफ बढ़ते हैं। जैकलीन उन्हें अच्छी तरह चेक करती हैं, ताकि उनमें कहीं किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। हर बॉक्स में 8-8 कार्टन्स भरे जाते हैं
और फिर वो एक के पीछे एक पूरे पैकिंग रूम का चक्कर लगाते गुजरते हैं। लाइन के आखिर में उन्हें फिर एक ग्रुप के रूप में जमा किया जाता है और एक पैकिंग प्लास्टिक के कवर में एक साथ पैक कर दिया जाता है। यहाँ हर साल ऐसे 1 करोड़ 62 लाख कार्टन पैक होते हैं। कुल मिलाकर हर साल लेसॉन इस तरह की 1 अरब 30 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। फिर उन्हें या तो स्टोर करते हैं या ट्रकों में लाद कर रवाना कर दिया जाता है। अपनी इस मेहनत का फल इस कंपनी को एक ऐसे निराले प्रोडक्ट के रूप में मिलता है जो हमें चुस्ती फुर्ती और तरावट से भर देता है। गर्मी से फौरन राहत पाने का ये एक शर्तिया इलाज है। इटली में बोकाचीनी शब्द का मतलब होता है खाने के छोटे छोटे कौर। वहाँ इस स्टाइल के ताज़ा मोत्ज़रेला चीज को इसी नाम से पुकारते हैं। शेफ्स चीज के इन हल्के मुलायम टुकड़ों को सैलेड्स में टमाटर के ताज़ा टुकड़ों के बीच या पिज्जा के ऊपर पिघलाकर बड़े चाव से परोसते हैं। पिछले 50 साल से कनाडा में इटालियन स्टाइल के इस बोकाचीनी चीज को बनाती आ रही है ट्रेस्टेला कंपनी, जिन्हें इस काम में महारत हासिल है। दरअसल बोकाचीनी बनाने की शुरुआत 6ठी शताब्दी के आसपास इटली के नेपोली इलाके में हुई थी। उस जमाने में इसे मुख्य रूप से भैंस के दूध से तैयार किया जाता था, लेकिन आज नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर बोकाचीनी गाय के दूध से तैयार होता है। हर हफ्ते ट्रक्स लोकल फार्म से 40,000 लीटर ठंडा, ताज़ा और फैट से भरपूर दूध टैंकरों में भर कर लाते हैं। इतना सारा दूध 1000 गायों से प्राप्त होता है। इस दूध को 72 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि अगर उसके अंदर कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया हो तो 15 मिनट में खत्म हो जाए। इस चीज के लिए दूध तैयार करने की अपनी एक केमिस्ट्री है। उसके लिए सेपरेटर नाम की एक मशीन में दूध की प्रॉपर फैट परसेंटेज हासिल की जाती है। दरअसल सेपरेटर एक तरह के क्लैरिफायर का काम भी करता है, इसलिए जब दूध इससे होकर गुजरता है तो ये उसकी अतिरिक्त क्रीम बाहर निकालने के अलावा उसे साफ भी करता जाता है। मुलायम और क्रीम बोकाचीनी बनाने के लिए हर चीज सही बैलेंस में होनी चाहिए। किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूध के फैट कंटेंट को बड़ी ही सावधानी से चेक किया जाता है। पूरी संतुष्टि के बाद ही चीज मेकर केविन मुख्य रूप से 3 चीजों के साथ चीज बनाने की शुरुआत करते हैं। उनमें से पहली चीज है लैक्टिक बैक्टीरिया या चीज कल्चर। सुनने में भले ही ये नाम अजीब सा लगे, लेकिन आखिर में तैयार होने वाले चीज का स्वाद और टेक्सचर इसी पर निर्भर करता है। अलग अलग तरह के चीज बनाने के लिए अलग अलग तरह के कल्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें महक वाले ज्यादा होते हैं, जिनसे अलग अलग फ्लेवर की चीज तैयार किए जाते हैं। दूसरी चीज है कैल्शियम क्लोराइड, जो एक कुदरती कैल्शियम होता है। इससे चीज को अच्छी तरह से जमने में मदद मिलती है। अब हम उस दूध में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, जो उसे और पौष्टिक बना देता है, उसे ज्यादा अच्छी तरह जमाता है और हमारी चीज में कसाव पैदा करता है। तीसरी और आखिरी चीज है एक एंजाइम जो हूबहू जामन का काम करता है। शुरू में जामन को एंजाइम से निकाला जाता था या फिर बछड़ों के पेट से। एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक कैटलिस्ट का काम करते हुए एक केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। उससे दूध फटकर पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों और वे में बट जाता है, जिससे चीज तैयार किया जाता है। जैसे ही वो जमने शुरू होते हैं, उन्हें चीज हाप्स नाम के पतले पतले तारों की जालियों से काट दिया जाता है। मुलायम पनीर के टुकड़ों को धीमी आंच पर गर्म करके धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। इससे वो और अच्छी तरह जमते हैं और उनमें से और भी पनीला वे निकलता है, जिसे रिकॉटा चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने ही वजन से दबकर ये पनीर के टुकड़े एक ठोस ढेर में बदल जाते हैं। फिर एक चाकू इस पनीर के बड़े बड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद इन टुकड़ों को गर्म पानी में डालकर उन्हें गर्म करते हुए लगातार खींचा जाता है, जिससे उनमें मौजूद सारे ढेले सपाट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पास्ता फिलाटा कहते हैं। पास्ता का मतलब होता है पेस्ट और फिलाटा का मतलब होता है स्पन या लंबा खींचा हुआ। अब इस चीज के पेस्ट को खांचों में डालकर दबाया जाता है, जिससे वो मोत्ज़रेला चीज के मोतीनुमा टुकड़ों की शक्ल ले लेता है। फिर उन पर पानी की तेज धार छोड़ी जाती है, जिससे वो टुकड़े नीचे टपक जाते हैं। चीज के इन एकदम ताज़ा टुकड़ों को पानी में ठंडा किया जाता है ताकि उनका हल्का मीठा दूध जैसा स्वाद बरकरार रहे। फिर इस चीज को समान वजन के बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। 200 ग्राम चीज या बोकाचीनी के 100 टुकड़ों को नीचे से गुजरते कपों में बारी बारी से टपकाया जाता है। फिर ताज़ा पानी डालकर एक प्रिजर्वेटिव के साथ इन्हें सील कर दिया जाता है, जो कि इनके भीने भीने फ्लेवर की गारंटी है।
हर बॉक्स में 6 कप पैक किए जाते हैं और 32 बॉक्सेस को एक चौकी पर एक के ऊपर एक रखकर उन्हें रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है। अब ये बॉक्सेस बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं। चीज के इन लजीज टुकड़ों को सैलेड, पिज्जा या पास्ता में डालकर अब आप भी इनका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। इनका क्रीमी स्वाद आपकी जबान से जल्दी उतरने का नाम नहीं लेगा। जब आपका मन कोई खास मीठी चीज खाने को करे, तब चॉकलेट ब्राउनी से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। इसके चॉकलेट से भरपूर स्वाद का मजा ही कुछ और है। ये ब्राउनी बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती और इनका टेक्सचर नम और बेहद मुलायम होता है, जिसमें कुतरने के लिए थोड़े से अखरोट के टुकड़े छिड़क दिए जाते हैं। टोरंटो की बेकर इलाना कैडेनॉफ ने एक ऐसी चीज तैयार की है जो उनके मुताबिक परफेक्ट ब्राउनी है। और क्योंकि इलाना एक वेगन है, इसलिए इन स्वादिष्ट केक्स को कुछ अलग ही तरीके से बनाया जाता है। आम ब्राउनीज बनाने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है, मक्खन, आटा और चीनी। हमारे इन खास ब्राउनीज में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसमें ना तो आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही अंडे और मक्खन का। इसके बावजूद ये ब्राउनी लाजवाब होती हैं। वीगन उन लोगों को कहते हैं जो गोश्त नहीं खाते और ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब इलाना का मन कोई मीठी चीज खाने को करता है तो उनकी समझ में नहीं आता कि खाएं तो क्या खाएं। मैंने देखा कि वेगन लोगों के खाने लायक मीठी चीजें या केक वगैरह बाजार में बहुत ही कम है। उनमें से ज्यादातर चीजें सूखी और बेस्वाद होती थी, सेहत के लिए अच्छी लेकिन स्वाद में बेकार, ढंग की चीज ही नहीं मिलती थी। इसलिए इलाना ने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। 10 साल पहले उन्होंने कुछ कोर्सेज किए और अपने घर के बेसमेंट में वो वेगन लोगों के लिए मीठी चीजों के स्वादिष्ट विकल्प तैयार करने लगी। आज उनकी स्वीट्स फ्रॉम द अर्थ कंपनी तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करती है, लेकिन उनका सबसे हिट प्रोडक्ट है ग्लूटेन फ्री चॉकलेट वॉलनट ब्राउनीज, जिसे खरीदने के लिए वेगन लोगों की लाइन लगी रहती है। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये ब्राउनीज बनती कैसे हैं। हर चीज का वजन अलग अलग किया जाता है और साल भर में उन चीजों का कुल वजन कितना होता है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्वीट्स फ्रॉम द अर्थ साल भर में करीब 1 टन ग्लूटेन फ्री आटा, 11,500 किलोग्राम टोफू, 1,500 किलोग्राम कोको पाउडर और लगभग 700 किलोग्राम अखरोटों का इस्तेमाल करती है। इन सब चीजों को अलग अलग स्टेजों पर मिलाया जाता है। पहली स्टेज होती है लिक्विड स्टेज। इसमें कनोला से लेकर सनफ्लावर तक 4 तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें टोफू डाला जा रहा है। ये सोया मिल्क से बनता है और वेगन लोगों की पसंद है। इस ऑर्गेनिक टोफू का इस्तेमाल करने से वो इन सब चीजों को एक साथ चिपका कर रखता है और उसी की वजह से ये ब्राउनीज इतनी नरम रहती हैं। मिठास और फ्लेवर के लिए इस मिक्स में डार्क कोको पाउडर और ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर मिलाई जाती है। आखिर में इन ब्राउनीज पर थोड़े अखरोट के टुकड़े, पिसा हुआ बादाम और डेयरी फ्री चॉकलेट चिप्स छिड़ककर थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच और टेक्सचर दे दिया जाता है। अब डिपॉजिटर नाम की इस मशीन से फेंटे हुए आटे के ढेर नीचे टपकते हैं। ये आटा रोलर से गुजरता है जो उसे दबाकर छेदों से नीचे टपकाते जाते हैं। बेकिंग से पहले हर ब्राउनी को धीरे से थपक दिया जाता है। दिखने में ये काफी हद तक उन मफिन्स कपकेक जैसी होती हैं जिनका आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। फर्क बस इतना है कि इन खांचों से हर साल 1.5 लाख ब्राउनीज तैयार होती हैं। मशीन से टपके उन ढेरों को हम हाथ से सिलिकॉन के खांचों में भरते हैं। हम उन्हें थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि वो समान रूप से फूलें। फिर उन खांचों को ओवन में पहुंचा दिया जाता है। ब्राउनीज के रैक को धकेलकर ओवन तक लाया जाता है। अब ये भी कोई मामूली ओवन नहीं है, बल्कि ये किसी औसत गैरेज जितनी बड़ी है। ओवन का दरवाजा बंद होने के बाद ये ट्रेस उसके अंदर लगभग 20 मिनट तक गोल गोल घूमती हैं ताकि ब्राउनीज अच्छी तरह बेक हो जाएं। पूरी जगह चॉकलेट की खुशबू से महक उठती है। अब इन बेक्ड ब्राउनीज को ओवन से बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर उन्हें खांचों से बाहर निकाल लिया जाता है। अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी है, इनकी पैकिंग करना।
एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन ब्राउनीज को एक प्लास्टिक फिल्म की रोल के बीच से गुजारा जाता है। ये प्लास्टिक उन्हें पूरी तरह से ढक लेता है। हीटेड सीलर्स इस फ्लो रैपर के बैग्स के निचले सिरों को बंद करते जाते हैं। साथ ही वो बैग्स के अगले सिरों को भी उसी वक्त काटकर सील करते जाते हैं, जिससे वो एयर टाइट हो जाते हैं। अब ये ब्राउनी शहर भर में पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेबल लगाने के बाद हम इन्हें उन जगहों की ओर रवाना कर देते हैं जहां आप उनका मजा ले सके। फिर इलियाना की चॉकलेट वॉलनट ब्राउनीज देश भर के सारे स्टोर्स में भेज दी जाती हैं। बड़ी बड़ी ग्रोसरी चेन से लेकर छोटे छोटे हेल्थ फूड स्टोर्स तक। अगर ब्राउनी लवर्स इस पर छपे बारीक अक्षरों पर ध्यान नहीं दे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा कि वो आखिर बनी किन चीजों से हैं।